हेलो दोस्तों, आज पुनः फिर राष्ट्रपति के शक्तियों की जो हम चर्चा कर रहे थे उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को हम दो पार्ट में लेकर चल रहे थे। प्रयास है कि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपसे बातें की जाएं और छोटे छोटे पॉइंट्स पर भी डिस्कस किया जाए ताकि कहीं भी आपको कन्फ्यूजन न रह जाए। आज हम दो मूल मुद्दों पर बात करेंगे। एक तो वीटो को लेकर बात करेंगे कि वीटो क्या है, वीटो को कहते कैसे हैं और क्या भारत में राष्ट्रपति को वीटो प्राप्त है कि नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले एक और हम बात करेंगे अनुच्छेद 111 को लेकर। 111 में क्या बातें लिखी हैं जो विधायी शक्तियों से बहुत ही ज़्यादा, विधायी शक्तियों को लेकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति के संदर्भ में। तो हम देखेंगे कि अनुच्छेद 111 क्या कहता है कि अनुच्छेद 111 क्या कहता है। अगर आप इसको ध्यान रखें कि देखिए क्या होता है कि संसद क्या करती है, कोई भी बिल लाती है कानून बनाने के संदर्भ में। तो क्या करती है यहाँ पर, ये लाएगी बिल या विधेयक कर लीजिए, इसको विधेयक कर दीजिए। अब ये बिल पास होने के बाद संसद का मतलब यहाँ दोनों सदन का सदन, इसका मतलब क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, ध्यान रखिएगा। तो ये बिल पास करके कहाँ भेजती है, ये भेजती है सब राष्ट्रपति के पास। कहाँ भेजेंगे सब, राष्ट्रपति के पास। तो ये राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति क्या कर सकता है उस समय, तीन काम कर सकता है। या तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे यानी स्वीकृति दे। स्वीकृति का मतलब कि साइन कर दे, कानून बन गया, बिल पास, साइन होते बिल कानून के रूप में आ गया। दूसरा चीज़ यह कि एक बार वो पुनर्विचार के लिए भेज दे, और तीसरा चीज़ है कि वह ना कुछ बोले ही नहीं, कुछ ना बोले, ना हाँ और ना कुछ नहीं बोले, शांत बैठा रहे। अब जो ना हाँ बोलता है ना बोलता है, ये बड़ा खतरनाक है। इसी को हम कहते हैं पॉकेट वीटो। इसका मतलब इसको जेबी वीटो भी कहते हैं। जेबी पॉकेट का मतलब जो शर्ट में जेब होता है वही वीटो। अब एक चीज़ हमें यहाँ समझना होगा, ये जो वीटो शब्द है, ये वीटो शब्द हमेशा जो आता है वो निषेध को लेकर आता है। निषेधात्मक शब्द है वीटो लगा दिया हमने, उसको रोक दिया। जहाँ हम निगेटिव सेंस में बात करें वहाँ हम वीटो का प्रयोग करेंगे। हमें समझना है यहाँ पर कि अनुच्छेद 111 संसद कोई बिल बनाती है, बिल को पास करती है, राष्ट्रपति के पास भेजती है, और कानून तब तक नहीं बन सकता है जब तक राष्ट्रपति उसको स्वीकृति न प्रदान करे। या हो सकता है राष्ट्रपति को कुछ अटपटा लगता हो, कहे भैया इस पर विचार कर लीजिए आप, और उसके बाद भी हो सकता है कि कहे कि भैया नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, शांत रहे, राष्ट्रपति के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़े। एक बार ऐसा केस हुआ है ज्ञानी जैल सिंह के समय पर, मैं अभी जिक्र करूँगा उसका। तो ये 3 कंडीशन 111 में दिया गया है। अब यहाँ से होता है वीटो का प्रारंभ। वीटो क्या है कि वीटो को जो समझा जाएगा पूरे अंतर्राष्ट्रीय कॉन्सेप्ट से, वीटो होता क्या है, कितने प्रकार के वीटो होते हैं। तो सबसे पहले वीटो को समझते हैं कि वीटो क्या होता है। यह फिगर ध्यान में रखिएगा तो आपको वीटो समझने में और बाद में इसको और क्लियर करने में आपको पूरी तरह आसानी होगी। तो आप देखिए इसको कि वीटो क्या होता है। वीटो का मतलब होता है कि निषेधात्मक या नकारात्मक सेंस में इसको लिया जाए। तो अगर हम वीटो की बात करें, तो वीटो कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर सामान्यतः हम 4 प्रकार के वीटो को लेकर बात करेंगे। 4 प्रकार के वीटो का पहला वीटो क्या होगा, पहला वीटो है क्वालिफाइड वीटो। ये क्या होता है क्वालिफाइड, तो बड़ा अच्छा देख के सब सुनने में लगता है क्वालिफाइड है। इसको कहते हैं विशेषित, इस दिन कहते हैं विशेषित वीटो, ठीक है, विशेष वीटो। ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों, कैसे कहा जाता है, क्या भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है कि नहीं। हाँ, एक चीज़ समझिए कि संविधान में कहीं भी राष्ट्रपति को वीटो शब्द का राष्ट्रपति के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। ये सबसे पहली बात है, क्योंकि संविधान के अंदर वीटो शब्द राष्ट्रपति के संदर्भ में कहीं भी इसका प्रयोग नहीं है। इसके बाद भी हमारे राष्ट्रपति के पास बहुत सा वीटो का पावर है। क्यों,
ये ट्रेडिशन में आया, परंपरा में आया, ऐसा करता है तो उसको इस वीटो के अंतर्गत माना जाएगा। आप अभी इसके पहले मैंने 111 वाली बात बताई आपको, वो चीज़, तीनों चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा। वो तीनों चीज़ अभी यहाँ वीटो बनेंगी। कैसे बनेंगी ध्यान रखिए। अब देखिए कि क्वालिफाइड वीटो का मतलब विशेषित वीटो को अगर ध्यान में रखा जाए कि मान लीजिए कि अगर संसद कोई बिल बनाकर, कोई बिल, संसद क्या, संसद को फिर ऊपर में एक फिगर बनाता हूँ फिर आप समझ में आए। संसद क्या करती है, बिल बनाती है और ये बिल या विधेयक बना के कहाँ करते, राष्ट्रपति के पास भेजती है। ठीक, राष्ट्रपति क्या करता था, एक तो स्वीकृति दे दे या पुनर्विचार के लिए वापस कर दे, या यहाँ पर कुछ न बोले, ना हाँ बोले ना बोले। ये चीज़ों से ध्यान रखिएगा तो एक एक वीटो आपको समझ में आएगा। अब देखिए कि राष्ट्रपति के पास इन्होंने, संसद ने बिल बनाकर भेजा यहाँ पर, और राष्ट्रपति ने कुछ इस पर कहा कि मैं साइन नहीं करूँगा, हस्ताक्षर करने से यहाँ से मना कर दिया, कहा नहीं करेंगे, और यह पुनः वापस कर दिया पार्लियामेंट को। यहाँ से पार्लियामेंट गया और पार्लियामेंट के दोनों सदन, मान लीजिए दो सदन क्या हमारे यहाँ, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये लोकसभा और राज्यसभा फिर ताव में आया और बोले क्या ऐसे कैसे नहीं करोगे, और इन लोगों ने क्या किया इसको कि 2/3 भाग बहुमत, सदन के सदस्यों से 2/3 बहुमत से फिर बिल को पास किया, फिर भेजा। अब कैसे नहीं करोगे। लेकिन जब 2/3 बहुमत के बाद क्वालिफाइड में क्या हुआ कि 2/3 बहुमत से दोबारा जब वही बिल राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति की मजबूरी हो जाती है उस पर हस्ताक्षर करना। तो जब वह साइन करता है तो इस तरह का जो पहली बार मना जो कर दिया था दोबारा आया, तो जो पहली बार मना किया वही क्वालिफाइड वीटो है। ठीक है, लेकिन दोबारा जबरदस्ती जब आया तो उसको साइन करना पड़ा। तो यह वीटो जो है यह भारत के राष्ट्रपति को कहीं प्रयोग में नहीं है, राष्ट्रपति ऐसा कह ही नहीं सकता है, और संसद यहाँ पर 2/3 बहुमत की कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। अर्थात ये क्या कहा जाए कि भारत के राष्ट्रपति के पास इस तरह का कोई वीटो नहीं पाया जाता है, या ऐसा संदर्भ में या ऐसा व्यवहारिक पक्ष में राष्ट्रपति ऐसे कभी किसी वीटो का प्रयोग नहीं किया है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज़ अगर हम इसको देखें, दूसरा वीटो अगर हम देखा जाए कि एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो में क्या, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आत्यांतिक वीटो। ये क्या होता है, यह वीटो को भारत के संदर्भ में फिर ऊपर से देखा जाए तो समझ में आएगा हमको कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति क्या किया, संसद ने कोई कानून बना के विधेयक को भेजा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति ने उस कानून को करने से, हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, और फिर कभी भी वह कानून नहीं बन सकता, इसका मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट आत्यांतिक रूप से उसने मना कर दिया तो मना कर दिया, और उस पर कोई कानून बन ही नहीं सकता। आखिर में ऐसा क्या भारत में पाया जाता है कि नहीं। अब आप सुन के आश्चर्य करेंगे कि यह वाला वीटो जो है एब्सोल्यूट वाला, ये भारत के राष्ट्रपति के अंदर निहित है, राष्ट्रपति इसका प्रयोग करता है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे तो वीटो है ही नहीं है, फिर भी कैसे प्रयोग करता है। तो हमें समझना होगा कि यहाँ पर प्रयोग करता कैसे है। अब देखिए, सपोज करिए बिल जो होता है बनता कैसे बनता है, बिल जो होता है वो विधेयक 2 तरीके का होता है, एक होता है गैर सरकारी और दूसरा होता है सरकारी। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो सरकार का सांसद नहीं है, वो कोई बिल लेकर आया, उसने जो बिल लाया उस पर सरकार की कोई मंशा नहीं है, सरकार नहीं चाहती कि पास हो, वो सब कोई ऐसा उठपटांग या कोई अच्छा बिल लाया, जो बिल के ऊपर डिपेंड करता, कोई बिल लेकर आया और वो बिल जब संसद ने भेजा पास करके, हो सकता है संसद की गरिमा बचानी हो इसलिए पास कर दी हो, भेजा हो, और ये गैर सरकारी बिल है और उसको राष्ट्रपति कहता है कि हम नहीं करेंगे, तो कुछ भी नहीं हो सकता, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, दोबारा संसद भेजती नहीं है। और इस तरह के साथ में एक और सरकारी बिल के साथ भी हो सकता है। कैसे होगा कि मान लो कि किसी सरकार का कार्यकाल समाप्त होना है, अगले महीने चुनाव है, जुलाई में चुनाव है, और इस समय
सरकार कोई बिल बनाकर भेजे, और चूंकि सरकार जब बिल बनाकर भेजेगी तो बना के भेजी, राष्ट्रपति चुपचाप शांत बैठ गया, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, शांत बैठे हुए हैं, और उनको पता है कि तो जा ही रहे हैं, इनकी विदाई तय है, इनका मंत्रिमंडल। और दुर्भाग्य से अगली बार सरकार किसी और दल की बन के आ गई, और सरकार जब बन के आई तो कहेगा उस, चूँकि ये इन्होंने मना नहीं किया था पहले, उसके बाद निश्चित रूप से जब नई सरकार आएगी तो बहुत कम चांस है कि पुरानी सरकार के बिल को वह पारित करवाए, या कह सकती है इसको पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और राष्ट्रपति महोदय कहेंगे कि हम इस पर साइन नहीं करेंगे। इसका मतलब ये एब्सोल्यूट आत्यांतिक जो वीटो है, यह भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है, ये कभी कभी इसका प्रयोग करते हैं। अब जो तीसरे तरीके का जो वीटो है, ध्यान रखिए, सारा वीटो मैं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, ये सारा वीटो पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है, लेकिन हमें देखना है कि भारत के संदर्भ में, राष्ट्रपति के संदर्भ में किन किन वीटो का प्रयोग किया जाता है। आपको मैंने बताया कि संसद है, विधेयक बना के भेजती है पास करके राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति 3 काम कर सकता है। पहला तो उसको स्वीकृति दे के साइन करके हटा सकता है कि कानून बन जाए, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या कहता है चुपचाप बैठ जाए, सांप की तरह कुंडली बनाकर नहा ना। ऐसा केस हुआ था एक बार, अभी मैं आ रहा हूँ इस वाले वीटो पे आऊँगा तो अपने आप ये मामला आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब तीसरा जो वीटो है इसको कहते हैं निलंबनकारी या सस्पेंसिव वीटो, इसको कहते हैं निलंबनकारी। अब निलंबनकारी वीटो क्या होता है? अब देखिए, सस्पेंस होता है, सस्पेंसिव। अब ये जो हमारा तीसरा कंडीशन था, ना हाँ करेंगे और ना हाँ और ना हाँ, क्या होगा इसमें? हम कहीं नहीं, शांत बैठे हुए, ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, सस्पेंस में हम रखे हुए हैं। इसमें क्या होगा कि पहले क्या करेंगे इसमें कि अभी नहीं, ध्यान रखिएगा, ये अभी हाँ ना वाला कंडीशन नहीं है, अभी यहाँ पर सस्पेंस है। सस्पेंस क्या है कि एक बार जो सेकंड नंबर पुनर्विचार वाला, हम निलंबनकारी, सस्पेंस रखें, निलंबनकारी है, निलंबन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जब संसद कानून विधेयक बनाकर भेजता है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो एक बार पुनर्विचार के लिए, अनुच्छेद 111, ध्यान रखिएगा 111 की मैं बात कर रहा हूँ पूरा, तो पुनर्विचार के लिए दोबारा राष्ट्रपति उसको वापस कर सकता है, और पुनर्विचार करने के बाद अगर फिर संसद ने भेज दिया तो निश्चित रूप से उस बिल पर राष्ट्रपति को साइन करना उनकी मजबूरी है, फिर वो मना नहीं कर सकते हैं। तो जो निलंबन, कुछ समय के लिए जो निलंबन कर सकते हैं, इस पर एक केस याद आ रहा है मुझे, याद करिए आपकी 2006 का मामला है। इसमें 2006 में क्या हुआ था कि जया बच्चन का नाम सुना आप लोगों ने, सिने स्टार जया बच्चन जो अमिताभ बच्चन की पत्नी है, 2006 में ये राज्यसभा की मेंबर चुनी गई। अब राज्यसभा की मेंबर चुनी गई तो इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस गया, जया बच्चन वर्सेस भारत सरकार। तो उसमें केस ये गया कि जया बच्चन वाले केस में हुआ कि ये कहा गया कि लाभ के पद पर हैं, और लाभ के पद पर जो व्यक्ति रहता है वह संसद सदस्य नहीं बन सकता है, इसमें एकदम स्पष्ट कहा गया था। अब ये जब सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, तो सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा 2006 में राष्ट्रपति कौन था? कलाम साहब थे, ध्यान रखिएगा, कलाम साहब वैसे भी निष्पक्ष आदमी थे। तो जब ये गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं, ये लाभ के पद पर हैं, यह सांसद नहीं बन सकती हैं। और आनंद फानन में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, मनमोहन सरकार की सरकार थी, और मनमोहन सिंह सरकार ने एक संसद में विधेयक लाया और लाभ के पद की व्याख्या अलग तरीके से की, कुछ ऐसे पदों को लाभ के पद में शामिल नहीं किया ताकि ऐसे इन लोगों, ऐसे सांसदों को फायदा मिल सके। जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो संसद के बहुत से सदस्यों पर यह बड़ी समस्या हो गई, बहुत से सदस्य अपने आप को सशंकित हो गए कि भैया उनके ऊपर भी तलवार लटक गई कि हमारी सांसदी तो गई, हमारा सदस्यता तो समाप्त। तो उसको लेकर बड़ा परेशान थे। आनंद फानन में मनमोहन सिंह सरकार ने 2006 में एक बिल लाया, उसमें लाभ के पद की व्याख्या अलग की गई और बहुत से पदों को लाभ के पद से बाहर कर दिया गया। ये दोनों सदन ने पास कर दिया और राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा गया। राष्ट्रपति महोदय भेजने का मतलब क्या हुआ? कहाँ गया हुआ? कलाम साहब राष्ट्रपति थे, कलाम साहब राष्ट्रपति थे, और जब उनके पास गया तो उन्होंने बड़ा सोचे कि यार क्या हो गया, तो राष्ट्रपति पूरा पद ही बदल दिया सब। तो उन्होंने क्या किया, उसको पुनर्विचार के लिए भेज दिया। उन्होंने क्या किया,
कहा कि नहीं भैया मैं अभी साइन नहीं करूंगा, इस पर आप विचार कर लीजिए। लेकिन पुनः दोबारा फिर पुनर्विचार करने के बाद फिर संसद ने भेज दिया और अंततः कलाम साहब को उस पर साइन करना पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? सस्पेंशन में कुछ दिन के लिए निलंबन करने का काम पुनर्विचार के रूप में किया था, अर्थात यह वीटो भी भारत के राष्ट्रपति के पास है। दो तरह का वीटो हमारे पास आ गया, ध्यान रखिएगा। वीटो नहीं होने के बाद संविधान में वीटो शब्द का कहीं यूज नहीं है, फिर भी हमारा राष्ट्रपति दो तरह का वीटो प्रयोग कर रहा है। चौथा वीटो, इसको कहते हैं पॉकेट वीटो या जेबी। जेब का मतलब जेब, पॉकेट का, शर्ट पैंट का जो जेब होता है वैसा वीटो। ये बड़ा अच्छा है, यह राष्ट्रपति प्रयोग कर सकता है, इसमें कोई खतरा नहीं राष्ट्रपति को। कैसे नहीं है? यह जो मैं अभी बताया कि जो तीसरा कंडीशन है विधेयक पास करने में कि राष्ट्रपति ना हाँ करता है और ना करता है, तो जो ना हाँ करता है ना करता है उस कंडीशन में क्या करेगा राष्ट्रपति कि वीटो, या उसको कहते हैं जेबी वीटो, अर्थात कि जब संसद कोई विधेयक बनाकर भेजती है उस पर राष्ट्रपति कोई जवाब नहीं देता है, उस पर चुपचाप शांत हो जाता है, ना हाँ करता है ना करता है कोई, क्योंकि राष्ट्रपति अध्यादेश 111 में ये बात स्पष्ट लिखी गई है कि राष्ट्रपति के ऊपर समय का बाउंडेशन नहीं है, समय का बाउंडेशन नहीं है। एक कंडीशन सिर्फ है, जब संविधान संशोधन से संबंधित कोई विधेयक जाएगा तो राष्ट्रपति को साइन करना ही करना है, यह अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है। यह अनुच्छेद 368 में साफ साफ लिखा गया है। इन सभी कंडीशन में राष्ट्रपति आनाकानी कर सकता है, लेकिन संविधान संशोधन के मामले में राष्ट्रपति आनाकानी नहीं कर सकता है। ध्यान रखना होगा कि पहले कर सकता था, लेकिन 1971 में संविधान का 24वां संशोधन किया गया। और ध्यान रखिए 71 में कौन था? इंदिरा जी थी। इंदिरा जी तो ऐसे ही अपने आप में महान प्रधानमंत्री थी, सशक्त प्रधानमंत्री थी। तो 1971 में 24वां संविधान संशोधन करके ये साफ साफ कर दिया गया कि राष्ट्रपति महोदय को जो पावर था ये सारे वीटो प्रयोग करने का, उसमें संविधान संशोधन से संबंधित सारे प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि अगर ये बिल गया तो आपको साइन करना होगा, ये आपकी मजबूरी है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो यह ध्यान रखिएगा कि यह सिर्फ एक जगह राष्ट्रपति हमारा क्या कर सकता है, वह किसी भी उस बिल पर कोई आनाकानी नहीं कर सकता है, न तो एब्सोल्यूट की बात करेगा, न सस्पेंसिव, न पॉकेट, कुछ नहीं कर सकता है। यह 24वें संविधान संशोधन में ऐसा किया गया। अब बात करते हैं इसमें कि चूंकि जब राष्ट्रपति के पास बिल जाता है तो लास्ट कंडीशन है कि कुछ ना बोले, तो उसको कहते हैं जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। वो शांत हो जाता है, कुछ भी नहीं कहता है और उस पर कोई भी कुछ भी कहता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा एक बार हुआ। कैसे हुआ? ऐसा हुआ कब कि ज्ञानी जैल सिंह, 1986 की बात है, 1986 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने एक विधेयक लाया था डाक से संबंधित। उसका नाम था भारतीय डाकघर अधिनियम। उसका नाम था कि भारतीय डाकघर अधिनियम। अब ये क्या था? इसमें कंडीशन बनाई गई थी कि जो पोस्टमैन था वो किसी भी पत्र को खोलकर पढ़ सकता था। बड़ा खतरनाक था, अगर कोई पत्र गोपनीय पत्र हो उसको पोस्टमैन पढ़ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या मतलब? ज्ञानी जैल सिंह के पास जब गया तो चुपचाप बैठ गया। उन्होंने कभी इस मुद्दे पर बात ही नहीं किया। कई बार रिमाइंडर दिया गया लेकिन कभी कोई मुद्दा पे बात नहीं किया और वो आज तक वो विधेयक वैसे ही पड़ा है, ज्ञानी जैल सिंह के ज़माने से रामनाथ कोविंद जी तक। कभी इस पर कोई बहस नहीं हुई। इस वीटो को, जेबी वीटो जो है, यह राष्ट्रपति एक बार प्रयोग किया है और मुझे लगता है कि जितने वीटो हैं उसमें सबसे खतरनाक वीटो जेबी वीटो ही है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कंडीशन ही नहीं है। फिर अगर आप राष्ट्रपति शांत हो गया, नहीं उसको आदेश, नहीं उसको चाहता कि कानून बने, तो चुपचाप शांत बैठ सकता है, उसमें कोई वापस भी नहीं करे। अगर ये वापस कर देता तो फिर क्या होता? ये पुनर्विचार वाले में आ जाता और फिर संसद पास करके भेज देती कलाम साहब के साथ, कलाम साहब की तरफ उनको साइन करना पड़ा होता। इसलिए यह कोई वीटो नहीं होने के बावजूद भारत का राष्ट्रपति 3 तरह के वीटो का प्रयोग करता है। एक वीटो और है। एक वीटो क्या है?
राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है। तो राज्य की कार्यपालिका अगर इसको मैं अलग से देख लूँ, क्योंकि यह चूंकि लक्ष्मीकांत की किताब में बड़ा इसको स्पष्ट लिखा हुआ है, और लक्ष्मीकांत ने इसको कैसे बताया समझिए कि उन्होंने कहा कि राज्य से संबंधित जो है, राज्य की कार्यपालिका से संबंधित, इसमें क्या है कि राज्य कार्यपालिका में क्या है कि आपको ध्यान रखना होगा कि अनुच्छेद 200 में यही पावर जो 211 में यहाँ पर राष्ट्रपति को मिला हुआ है, वही अनुच्छेद 200 में क्या है, राज्यपाल को मिला हुआ है, राज्यपाल को प्राप्त है। राज्यपाल क्या का मतलब क्या हुआ कि राज्यपाल भी वही काम कर सकता है। राज्यपाल के पास 4 पावर है, एक तो स्वीकृति दे पहला, या पुनर्विचार के लिए वापस करे, या हाँ या ना करे, और तीसरा चीज़ क्या है कि राष्ट्रपति के नाम पर आरक्षित कर ले। तो जो राष्ट्रपति के नाम पर आरक्षित करता है वो भी एक वीटो की तरफ होता है, और वह 5वें तरह का वीटो होता है राज्य के कार्यपालिका से संबंधित, वह राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर प्रयोग करता है। राज्य की कार्यपालिका में उसकी मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। फिलहाल वीटो की जो संकल्पना है ये पूरी यही है, जिसमें 4 तरह के वीटो पूरे विश्व में पाए जाते हैं। एक स्पेशली जो क्वालिफाइड वीटो है यह अमेरिका के राष्ट्रपति इसका प्रयोग करता है, और अमेरिका के राष्ट्रपति इसका प्रयोग करता है, और साथ में जब उसकी कांग्रेस दोनों, सीनेट और कांग्रेस की प्रतिनिधि सभा दोनों जब इसको पास करके दोबारा 2/3 बहुमत से भेजती है तो राष्ट्रपति को साइन करना पड़ता है। वो अपने जो रोक लगा रहा है उससे हटना पड़ता है और उसको कानून के रूप में मानना पड़ता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक चीज़ और, इस राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में एक चीज़ और बचा हुआ हमारा, उसको अगर समझ लिया जाए तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से संबंधित लगभग सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। हाँ, प्रश्न की जो बात है, आप सोच रहे होंगे कि प्रश्न कैसे होगा इसमें। ध्यान रखिएगा, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनकी संकल्पना स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो प्रश्नों का ट्रेंड है वो फैक्ट से ज़्यादा एनालिसिस से पूछता है यूपीएससी। तो खास तौर से उसमें क्या करेगा, कथन कारक से संबंधित प्रश्न पूछेगा। अब मान लीजिए कि आपसे कथन कारक में आपको एक कथन देगा और एक उसका कारण देगा, दोनों को जब तक दोनों की संकल्पना को आप नहीं समझे होंगे तब तक आप ये कैसे कर सकते हैं कि दोनों सही हैं और उसकी एक तीसरा व्याख्या करता है, नहीं कर सकते ना। तो आप तभी कर पाएंगे जब आप संकल्पना को पूरी तरह समझे होंगे, तब आप कर सकते हैं कि दोनों सही हैं, इसकी पूरी तरह इसके टोटल इसके जो निष्कर्षों का जो कारण है वो भी सही है, तथ्य भी सही है, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तब ऐसे प्रश्नों को हम पूरी तरह कर पाएंगे। पहले संकल्पना को समझिए। हम कभी एक एक टॉपिक को लेकर सिर्फ प्रश्नों का जिक्र करेंगे, तो कुछ ऐसे वीडियो होंगे जो 4-5 टॉपिक को एक जगह इकट्ठा करके हम एक वीडियो बनाएंगे, सिर्फ प्रश्नों का जिक्र किया जाएगा, तो उस पर भी हम कभी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल अनुच्छेद 123 की अगर हम जिक्र करें तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद 123 जो है वो अध्यादेश से संबंधित है। क्या है? अध्यादेश। ये अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश कब लाया जाता है? अब अध्यादेश को लेकर समझिए इसको। यह अध्यादेश पहले होता क्या है? यह अध्यादेश भी बिल्कुल कानून होता है, ये भी ध्यान रखिए, कानून होता है। कानून कैसा होता है? जैसा संसद के द्वारा बनाया जाता है। इसका मतलब पूरी प्रक्रिया जो संसद की होती है उस तरह जो कानून बन के निकलता है, वही कानून जो होता है अनुच्छेद 13(3) में जो विधि की व्याख्या करता है, वही विधि की व्याख्या अध्यादेश के लिए लागू होती है। कि अध्यादेश भी इसी विधि की तरह काम करेगा जो अनुच्छेद 13(3) में दिया गया है। अब देखिए, आखिर में जब संसद है तो अध्यादेश की आवश्यकता क्यों पड़ गई? अब जब संसद का सत्र न चल रहा हो, ध्यान रखिएगा, सत्र न चल रहा हो और अचानक राष्ट्रपति को संज्ञान हो कि बहुत जरूरी है कानून लाना, वरना अफरा तफरी मच जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और यह अध्यादेश क्या होता है? यह सिर्फ कानून होता है। और ये मैंने अभी कहा कि कानून बिल्कुल संसद के द्वारा बनाए गए कानून की भांति होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब लेकिन कानून मान लीजिए बन गया, अब एक कानून की जीवन शैली क्या है? जीवन कानून कितने दिन तक रहेगा? कई किताब में आप पढ़ेंगे 6 महीना मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा नहीं, इसका जो समय पीरियड होता है वो होता है 6 सप्ताह। ये 6 सप्ताह कब से काउंट होता है? जब संसद का अगला सत्र जब प्रारंभ होता है,
अब ये प्रारंभ के तिथि से 6 सप्ताह का समय होता है कि अगर 6 सप्ताह के अंदर संसद इस अध्यादेश को कानून के रूप में मान्यता प्रदान कर दे तो ठीक है, वरना स्वतः 6 सप्ताह के बाद यह समाप्त हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। जहाँ 6 महीने की बात हम करते हैं कि इसमें बीच में, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि आप संविधान में पढ़े होंगे उसमें कि साफ साफ लिखा हुआ है कि संसद के जो सत्र होंगे वो 6 महीने के अंदर ही, इससे ज़्यादा समय नहीं, अंदर ही सत्र बैठ जाती है। इसीलिए उसको 6 महीने के रूप में आप देख सकते हैं कि सदन का सत्र प्रारंभ होने के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इसलिए कई जगह 6 महीना मिलेगा, लेकिन हकीकत क्या है, संविधान में 6 सप्ताह का जिक्र किया गया है। वो भी जो सत्र प्रारंभ होता है, आज मान लीजिए कि आज अध्यादेश जारी किया राष्ट्रपति ने और आज के बाद अगले महीना 10 तारीख से सत्र बैठ रहा है, तो 10 तारीख से 6 सप्ताह, ध्यान रखिएगा, वह आज से नहीं बल्कि 10 तारीख से 6 सप्ताह का समय माना जाता है अध्यादेश का। और उसके बाद अगर ये संसद पास करके तो कानून नहीं बनाती है तो यह अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा। यह हो गया अध्यादेश। यह राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों के अंतर्गत हमने देखा। विधायी शक्तियों को हमने 2 पार्ट किया। पहला हमने क्या कि शुरुआत में हमने देखा कि क्या क्या कर सकता है राष्ट्रपति विधायी शक्तियों के रूप में। दूसरा हमने देखा, दूसरे वाले वीडियो में हमने पूरे तरह वीटो पे पावर केंद्रित किया ध्यान अपना, वीटो और अनुच्छेद 111 और 123 का जिक्र किया। इस तरह राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए, संकल्पना के स्तर पर समझनी चाहिए। और इसके बाद जब अगला अध्याय हम शुरू करेंगे अभी इसके बाद, तो हम राष्ट्रपति के अध्याय नहीं, इसी के सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों की चर्चा करेंगे। न्यायिक शक्तियों की चर्चा करेंगे, उसकी आपातकालीन शक्तियों की चर्चा करेंगे, उसी के साथ किसी वीडियो में हम अटैच कर लेंगे इसके सैन्य शक्तियों का भी जिक्र कर लेंगे। तो यह राष्ट्रपति की शक्तियों का जो सेगमेंट हमारा है वो कम से कम 8-9 छोटे छोटे पार्ट में वीडियो में जा रहा है, ताकि आप राष्ट्रपति को बहुत भली भांति समझ सकें। कारण भी है उसके पीछे, राष्ट्रपति देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब प्रश्न आता है तो पल्ले नहीं पड़ता कहाँ से पूछ लिया है। तो जब तक संकल्पनाओं के एक एक स्तर को नहीं समझेंगे तब तक उन प्रश्नों को करने में हम दिक्कत महसूस करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप वीडियो देखते रहिए, जहाँ जहाँ समस्या है कमेंट करिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके कमेंट के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में उसको समाधान किया जाए। अभी किसी बच्चे ने कमेंट किया था कुछ संघीय ढांचे पर उसको एक संकल्पना चाहिए, तो मैं जैसे राष्ट्रपति ख़त्म करूंगा उसके बाद एक मैं संघीय फेडरल स्ट्रक्चर पर, इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर पे एक वीडियो बना के इस संकल्पना को स्पष्ट करूंगा, ताकि आप संघीय ढांचे को लेकर भी आपके मन में कोई असमंजस न रह जाए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।